वेलकम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 2.4 कंटिन्यू करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन में क्या है? देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर अ स्कूल इन माहुली विलेज। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो 11:4. At the rate ₹100 per meter, it will cost the village panchayat ₹75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें हमें एक रेक्टेंगुलर प्लॉट के बारे में बताया गया है और इसकी जो लेंथ और ब्रेड्थ है वो हमें रेशियो में दी हुई है। और इसमें हमें ये बोला गया है कि इसके चारों तरफ फेंसिंग की गई है 100 रुपीज पर मीटर के हिसाब से, और टोटल इसके ऊपर जो एक्सपेंडिचर हुआ है, जो खर्चा हुआ है, वो है 75,000 रुपीज। तो हमें इसकी डायमेंशंस बतानी है, मींस हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ के बारे में बताना है। तो जब भी हमें लेंथ और ब्रेड्थ रेशो में दिया हो, रेशो में गिवन हो, तो हम उसे एज्यूम कर लेते हैं। लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 11x। रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ है 11x और रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ है, रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेड्थ है 4x। अब हमें इसके एक्सपेंडिचर हमें बताया हुआ है कि इसके ऊपर कितना खर्च किया गया है पर मीटर के हिसाब से। अब और हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू बतानी है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ एक्चुअल में कितनी है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, इसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि हमें इसमें एरिया फाइंड आउट करना है या पैरामीटर फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में इस तरह के दो हिंट है, हम पता लगा सकते हैं, हम इसे समझ सकते हैं कि इसमें हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है या एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में अगर देखें तो इसमें फेंसिंग के बारे में बोला गया है कि अगर ये एक प्लॉट है रेक्टेंगुलर तो इसकी फेंसिंग करनी है। फेंसिंग का मतलब होता है चार दीवारी करना। चार दीवारी मीन्स सिर्फ इसके बाहर बाहर कुछ काम करना है। तो जो भी काम बाहर बाहर करना है उसमें हमेशा हम पैरामीटर फाइंड आउट करते हैं। और दूसरा हिंट है कि यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, जो उसमें खर्च बताया गया है, वो इसमें लिखा है 100 रुपीज पर मीटर। 100 रुपीज पर मीटर। 100 रुपीज पर मीटर लिखा है, तो मीटर से हम ये बता सकते हैं कि मीटर का मतलब है कि हमें पैरामीटर फाइंड आउट करना है, क्योंकि पैरामीटर की में जो भी यूनिट होता है वो हमेशा मीटर होता है। और एरिया में जो एरिया में अगर हमें एरिया के हिसाब से एक्सपेंडिचर मीटर स्क्वायर दिया होगा, अगर मीटर स्क्वायर दिया हो तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, और अगर मीटर दिया हुआ है तो हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। और अगर हमें इसके अंदर अंदर कुछ काम कराना है तब भी हमें एरिया फाइंड आउट करना होगा। तो इस तरह से इस दो हिंट है। एक हिंट तो है कि अगर आपको फेंसिंग के लिए बोला गया है तो फेंसिंग सिर्फ चार तरफ होती है, तो हम पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। और दूसरा पैरामीटर का हिंट है कि पैरामीटर में पर मीटर के हिसाब से आपको खर्च बताया होगा। और अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया के लिए 100 रुपीज पर मीटर स्क्वायर बोला होगा। और जो एरिया जब हम फाइंड आउट करते हैं तब जो भी काम किया होता है वो इसके अंदर अंदर एरिया में होता है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बिना कंफ्यूज हुए आप ये बता सकते हो कि आपको पैरामीटर फाइंड आउट करना है या एरिया। तो अब इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग हम इसका पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे। यहां हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पैरामीटर है 2 × L+B। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे 2। लेंथ है हमारे पास 11x प्लस ब्रेड्थ है 4x। 2 × 15x, तो ये होगा 30x। ये 30x इसका क्या है? पैरामीटर है।
अब हमें ये बोला गया है कि इसकी चारों तरफ जो फेंसिंग की हुई है उस पे जो खर्च हुआ है वो 100 रुपीज पर मीटर हुआ है। मीन्स हमारे अकॉर्डिंग जो इसकी चारों तरफ की जो इसकी लेंथ है वो 30x होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं। इसका पैरामीटर है 30x मीटर। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है कि 100 रुपीज पर मीटर का खर्चा है, तो इसके लिए पर मीटर मीन्स 1 मीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपेंडिचर फॉर 1 मीटर, 100 रुपीज, रुपीज 100, और एक्सपेंडिचर फॉर 30x मीटर, ये होगा 30x इंटू 100। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 75,000 गिवन है, हमें वही बताया गया है। तो यहां हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर है 75,000, तो 75,000 को हम इसके इक्वल लिख देंगे। हमारे अकॉर्डिंग जो एक्सपेंडिचर है वो 30x इंटू 100 रुपीज है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 75,000 रुपीज है, तो 75,000 को हम इसके इक्वल पुट कर देंगे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर यहाँ इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000x इज इक्वल टू 75,000। तो x होगा 75,000 अपॉन 3000, तो ये हो जाएगा 25। x की वैल्यू हो जाएगी 25। अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है और हमें इसकी डायमेंशंस बतानी है। अब ये x की जो वैल्यू है हम इन डायमेंशंस में जो हमने एज्यूम किया था 11x और 4x इसमें पुट कर देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ प्लॉट 11x, तो ये होगा 11 इंटू 4, सॉरी 11 इंटू 25, 25 on the 25, 25 on the 25 and 2 is 275 मीटर, और ब्रेड्थ ऑफ प्लॉट है 4x, तो ये होगा 4 इंटू 25, x की वैल्यू हम 25 पुट करेंगे तो ये होगा 100 मीटर। तो इस तरह से ये इस क्वेश्चन का आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज Hassan buys 2 kinds of cloth material for school uniforms. Shirt material that cost rupees 50 per meter and trouser material that costs him rupees 90 per meter. For every 3 meter of the shirt material, he buys 2 meter of the trouser material. He sells the material at 12% and 10% profit respectively. His total sale is rupees 36,600 rupees. How much trouser material did he buy? तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हसन 2 तरह का क्लॉथ मटेरियल खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म बनाने के लिए, ठीक है। और शर्ट मटेरियल जो शर्ट मटेरियल है वो उसे 50 रुपीज पर मीटर के हिसाब से मिलता है, और जो ट्राउजर है वो 90 रुपीज पर मीटर के हिसाब से मिलता है। और एक शर्ट का जो कपड़ा है वो 3 मीटर लेता है, और एक ट्राउजर का कपड़ा वो 2 मीटर लेता है। तो मीन्स ये एक यूनिफॉर्म के लिए कपड़ा है, ठीक है, एक यूनिफॉर्म के लिए क्लॉथ मटेरियल है, इतना वो खरीदता है और फिर उनको बेचता है, उसे सेल करता है 12 मीटर और 10% 12% और 10% प्रॉफिट पर। 12% प्रॉफिट उसे मिलता है शर्ट्स पर और 10% प्रॉफिट उसे मिलता है ट्राउजर्स पर। और अगर उसकी जो टोटल सेल है वो 36,600 रुपीज है, ठीक है। तो हमें इसमें ट्राउजर का मटेरियल उसने कितना शुरू में खरीदा था वो हमें बताना है। तो इसमें हम सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, एक बार हम इसमें क्या करने वाले हैं इस क्वेश्चन में, एक बार हम इसे थोड़ा रफली समझेंगे कि हमें इसमें 2 तरह के कपड़ों का मटेरियल हमें बताया गया है, ठीक है। और उसका जो हमें उसकी कॉस्ट प्राइस बताई हुई है और उस पे कितना, उसे बेचने पर कितना प्रॉफिट होता है वो हम फाइंड आउट करेंगे।
इससे हमें पता चलेगा कि वो जब हम दोनों का सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करेंगे तो हमें इससे ये पता चलेगा कि उसने कितना सेल किया। ठीक है, तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे, इसमें एक शर्ट का मटेरियल हमें बताया गया है कि 3 मीटर है और एक ट्राउजर का मटेरियल हमें गिवन है कि 2 मीटर है, लेकिन उसने कितनी शर्ट्स खरीदी, कितनी ट्राउजर्स खरीदी, ये गिवन नहीं है। तो हम एज्यूम करेंगे, लेट द टोटल मटेरियल purchased for shirts 3x and the total material purchased for trousers 2x। इसके बाद अब हम इसमें कॉस्ट प्राइस हमें गिवन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल ₹50 पर मीटर। अभी हमें कॉस्ट प्राइस पता है शर्ट मटेरियल का, और जो इसमें प्रॉफिट था, प्रॉफिट इसमें हुआ था 12% ऑफ प्रॉफिट या लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 12% ऑफ 50, तो ये हो जाएगा 12/100। 12% का मतलब है 12/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इंटू 50, तो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, तो ये होगा ₹6। 6 रुपीज उसको प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, शर्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल 56 कॉस्ट प्राइस है, मीन्स कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 50 + 6 ये होगा ₹56। 56 रुपीज उसे मिले शर्ट मटेरियल को सेल करने पर। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि कॉस्ट सेलिंग प्राइस, ट्राउजर का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो इसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ ट्राउजर मटेरियल वो हमें गिवन है ₹90 पर मीटर, और इस पे प्रॉफिट हुआ था, इस पे प्रॉफिट था 10% ऑफ 90, तो ये होगा 10/100 मल्टीप्लाइड बाय 90, 0 कैंसल्ड बाय 0, तो ₹9 इसमें प्रॉफिट हुआ। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट मीन्स कॉस्ट प्राइस इसका था 90 रुपीज प्लस ₹9 इसका सेलिंग प्राइस है। तो ये जो सेलिंग प्राइस है शर्ट और ट्राउजर्स के, ये सिर्फ एक ही शर्ट का ये सेलिंग प्राइस है, और ये एक ही ट्राउजर का सेलिंग प्राइस है, लेकिन टोटल शर्ट्स कितनी है 3x और टोटल ट्राउजर्स कितनी है 2x। अगर एक शर्ट का सेलिंग प्राइस है 56 रुपीज, तो 3x का कितना होगा, तो हम इसमें 56 और 3x की मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह अगर एक ट्राउजर का सेलिंग प्राइस 99 है, तो 2x ट्राउजर्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 99 और 2x की हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब ये इतना उसकी सेल हुई है। तो चलिए हम इसे प्रोसीड करते हैं। सेलिंग प्राइस ऑफ one shirt material is ₹56।
selling price of 3x shirt material is 3x into 56. Selling price of one trouser material ₹99। एक ट्राउजर का जो सेलिंग प्राइस है वो 99 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 2x ट्राउजर का कितना होगा? 2x इंटू 99 मीन्स ये सेलिंग प्राइस है शर्ट मटेरियल और ट्राउजर मटेरियल्स का, तो मतलब उसकी इतनी सेल हुई। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सेल हुई है वो है ₹36,600। तो मीन्स हम इसको 3x इंटू 56 प्लस 2x इंटू 99 ये इक्वल होगा 36,600 के। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। 3x इंटू 56 तो ये होगा 3 6 18, 3 5 15 और 1 16 प्लस 2 9 18, 2 9 18 और 1 19 इज इक्वल टू 36,600। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये होगा 8 and 8 16, 9 6 15 और 1 16, 1 1 2 and 3 366 is equal to 36,600. X is equal to 36,600 upon 36. तो x की वैल्यू है 100। तो हमें बताना है, हमें अब हमारे पास x की वैल्यू आ गई है और हमें ये बताना है कि हम उस शॉपकीपर ने कितनी ट्राउजर्स परचेज की। तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने एज्यूम किया था 2x ट्राउजर्स उसने परचेज की थी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्लॉथ मटेरियल फॉर ट्राउजर्स 2x, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। तो 200 मीटर उसने ट्राउजर्स के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे यस क्लॉथ मटेरियल फॉर ट्राउजर्स विल बी 200 मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सोल्व होता है और इसका आंसर है 200 मीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th question. Half of a herd of deer are grazing in the field and 3/4 of the remaining are playing nearby. The rest 9 are drinking water from the pond. Find the number of deer in the herd. तो सबसे पहले इसमें क्या कहा गया है? हर्ड ऑफ डियर मीन्स जो डियर का ग्रुप होता है, हिरन का जो ग्रुप होता है उसे हर्ड ऑफ डियर बोलते हैं। तो हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर वो फील्ड में ग्रेज कर रहा था, मीन्स वो घास चर रहा था। और 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और उनमें से जो 3/4 रह गए थे वो आसपास खेल रहे थे, और बाकी जो 9 रह गए थे वो ड्रिंकिंग वाटर मीन्स पानी पी रहे थे। तो हमें बताना है कि टोटल उस ग्रुप में कितने डियर थे, कितने हिरन थे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट द नंबर ऑफ हियर इन हर्ड x. So half of the hares are grazing. Number of deer are grazing means जो टोटल है उसका हाफ, इसका मतलब होगा x अपॉन 2। इतने जो डियर थे वो घास चर रहे थे। और नंबर ऑफ, इसके बाद हम सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कि अगर टोटल डियर x थे, ठीक है, उसमें से आधे जो थे वो घास चर रहे थे और उसके आधे, उसका 3/4 मीन्स जो उसमें से रह गए थे, तो हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग डियर। टोटल है x, उसमें से x माइनस 2 घास चर रहे हैं, तो इसमें से कितने रह जाएंगे, x अपॉन 2 ही रह जाएंगे, ठीक है। और इसका 3/4, x अपॉन 2 का 3/4 नंबर ऑफ डियर
प्लेइंग नियर बाय, वो क्या है 3/4 ऑफ x/2। तो ये होगा 3/4 इंटू x/2 3x/8। तो इतने जो डियर थे वो आसपास खेल रहे थे। अब नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर वो है 9। तो इन सबको मिलाकर ही कुछ डियर घास चर रहे थे वो है x/2, बाकी जो है इतने डियर खेल रहे थे और इतने डियर पानी पी रहे थे। इन सबको मिलाकर ही टोटल हिरन होंगे। तो हम इन सबको प्लस करेंगे, x+2 प्लस 3x/8 इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल टू, ये सभी मिला के क्या है टोटल हिरन है, और टोटल हमने एज्यूम किया था वो है x। तो हम इसे x के इक्वल पुट कर देंगे। अब हम इसे सोल्व करेंगे फ्रैक्शंस की तरह ही। इसका जो एलसीएम होगा वो होगा 8। तो यहाँ पर होगा 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, जो भी इसका क्वोशिएंट होगा उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 4 द 8 एंड 4 इंटू एक्स 4x। 8 और 8 को डिवाइड करेंगे, 8 को 8 से ही डिवाइड करेंगे, क्वोशिएंट होगा 1 की मल्टीप्लाई 3x से, तो ये होगा 3x। यहाँ पर एक तरह से 1 ही है। 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट होगा 8 और 8 9 द 72x। अब ये होगा 4 प्लस 3x 7x प्लस 72 अपॉन 8 इज इक्वल टू x। 7x प्लस 72, 8 की यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी 8x। अब हम इसे वेरिएबल टर्म को सेपरेट करेंगे। 7x माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 72। 72 यहाँ प्लस में है, जब वो इस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये होगा माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस 72। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो x होगा 72। तो जो टोटल डियर है, टोटल हिरन है उस ग्रुप में, वो क्या है 72 है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 years older than her. Find their present ages. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें 2 हिंट दिए गए हैं कि एक तो जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम ओल्डर है, बड़े हैं, और दूसरा ये कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 इयर्स बड़े हैं। तो इन दोनों हिंट्स को हम लिखेंगे और उनको इक्वेट कर देंगे, मीन्स उनको इक्वल कर देंगे और हमारा जो भी आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हम एज्यूम करते हैं, लेट एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज x इयर्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एज ऑफ ग्रैंडफादर क्या होगी 10x, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो ग्रैंडफादर की एज है 10x, दूसरी कंडीशन क्या है कि वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं। तो बस ये इक्वेशन है, हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया है। अब हम वेरिएबल टर्म को सेपरेट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे। तो इससे ये होगा 10x माइनस x इज 9x इज इक्वल टू 54, x इज इक्वल टू 54 डिवाइडेड बाय 9, x इज इक्वल टू 9 1 द 9, 9 6 द 54। तो x की जो वैल्यू है वो है 6 ईयर है। तो हमें उन दोनों की प्रेजेंट एजेस बतानी है। तो इससे तो x की वैल्यू जो है हम यहाँ पर पुट करेंगे। तो यहाँ होगा एज ऑफ ग्रैंड डॉटर इज 6 years और एज ऑफ ग्रैंडफादर ये यहाँ पर है 10x, तो ये होगा 10 इंटू 6 60 ईयर्स। तो आप देख सकते हो कि 6 और 60 ईयर्स के अकॉर्डिंग जो ग्रैंडफादर है वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 10 टाइम बड़े हैं,
और अगर हम इसे माइनस करके देखें तो 60 माइनस 6, तो ये होगा 54। तो मीन्स वो अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 ईयर बड़े हैं। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होती है, इसका मतलब हमारा जो भी ये आंसर है ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमन's एज इज 3 times his son's age. 10 years ago he was 5 times his son's age. Find their present ages. तो इसमें भी क्या कहा गया है कि अमन की एज उसके अपने बेटे से 3 टाइम्स ज्यादा है। 10 साल पहले उसकी एज उसके सन से 5 गुना ज्यादा थी। तो उन दोनों की प्रेजेंट एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे लेट एज ऑफ सन x years, एज ऑफ अमन, अगर सन की एज है x ईयर तो अमन की यहां पर हम लिखेंगे लेट प्रेजेंट एज ऑफ सन इज x ईयर और प्रेजेंट एज ऑफ अमन इज 3x years. 10 years ago age of son 10 years ago मीन्स 10 साल पहले सन की एज क्या होगी, अगर अभी x है तो पहले क्या होगी x माइनस 10 ईयर्स, और एज ऑफ अमन क्या होगी 3x माइनस 10। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल पहले अमन की एज क्या है 3x माइनस 10 इज का मतलब इक्वल टू 5 टाइम सन्स एज, 5 एज ऑफ सन x माइनस 10। तो ये इक्वेशन हो गई, अमन की एज इज इक्वल टू 5 टाइम सन्स एज। तो सन की एज है x माइनस 10, अमन की एज है 3x माइनस 10। तो इस तरह से ये इक्वेशन होगी। अब हम इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो ये होगा 3x माइनस 10, 5 की मल्टीप्लाई इन दोनों से होगी 5x माइनस 50। वेरिएबल टर्म और कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करेंगे, 3x माइनस 5x माइनस 50 और ये प्लस 10। ये होगा माइनस 2x माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और ये होगा 2x इज इक्वल टू 40, x होगा 40/2 20। तो x की वैल्यू है 20, तो इसका मतलब प्रेजेंट एज ऑफ सन इज 20 years. प्रेजेंट एज ऑफ अमन की प्रेजेंट एज वेरिएबल में है 3x, तो 3 इंटू 20 ये होगा 60 ईयर्स। तो आप देख सकते हैं 20 और 60 ईयर्स, 60 क्या है 20 का 3 टाइम है। तो यही इनकी प्रेजेंट एज में था कि जो अमन की एज है वो सन की एज से 3 टाइम तक है। तो ये कंडीशन फुलफिल होती है। और 10 साल पहले जो प्रेजेंट एज, जो सन की एज 10 साल पहले थी 10 ईयर्स और अमन की एज थी 10 साल पहले 50 ईयर, और अमन की एज सन की एज से 5 गुना ज्यादा है। तो दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं, तो इसलिए हमारा जो ये आंसर है ये बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के साथ, और टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स। बाय बाय।